हेलो साथियों, कैसे हो? स्वस्थ हो, मस्त हो? इसी आशा और विश्वास के साथ एक और शानदार और लाजवाब सेशन में सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, बात कर रहे हैं कॉमर्स ग्रेड फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर सेकंड के कुछ ऐसे टॉपिक जो 11वीं अकाउंटेंसी के हैं, जिसमें आपकी जो बुक कीपिंग है, आपकी अकाउंटिंग है, आपकी सब्सिडायरी बुक्स है, आपकी लेजर है, पोस्टिंग है, इसके बाद आपकी ट्रायल बैलेंस है, उन टॉपिक्स पर अपन ने चर्चा कर ली है। अभी सेशन अपन ने स्टार्ट कर रखा है आपके फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में आप सब जानते हैं कि भाई फाइनल अकाउंट है वो 3 तरीके से अपन मानते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट। लेकिन साथियों, एक ऐसा भी होता है कि जब कोई संस्था किसी वस्तु का प्रोडक्शन करती है, किसी वस्तु का निर्माण करती है, तो वो ट्रेडिंग अकाउंट के साथ आपका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है वो भी तैयार करती है। पिछले सेशन में अपन ने मैन्युफैक्चरिंग जो अकाउंट है उसका फॉर्मेट भी देखा था और किस तरीके से कौन सी मतलब वो कौन सी साइड आती है, यानी डेबिट साइड आएगी या क्रेडिट साइड ही आएगी, उस पर भी अपन ने चर्चा की थी। पिछले सेशन में अपन ने देखा था कि भाई पूंजीगत आय क्या होती है और पूंजीगत व्यय क्या होते हैं और आयगत व्यय क्या होते हैं, उस पर भी अपन ने चर्चा की थी। तो उसके लिए मैंने आपको थोड़ा सा संक्षेप में बताया था कि भाई ऐसे खर्चे जो आपकी एक वित्तीय अवधि या एक लेखांकन अवधि से रिलेटेड होते हैं वो आपके आयगत होते हैं, जबकि एक से अधिक अवधि तक रिलेटेड होते हैं वो आपके पूंजीगत व्यय की श्रेणी में आते हैं। उस पर भी अपन ने चर्चा की थी। उन टॉपिक पर चर्चा करने के बाद आज के एक और शानदार सेशन में कुछ और महत्वपूर्ण जो प्राप्तियां होती हैं, पूंजीगत व्यय होते हैं, उससे रिलेटेड अपन आज के इस सेशन में चर्चा करेंगे। तो जो भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं वो फटाफट से इस सेशन को शेयर कर दें अपने ग्रुप में, अपने यार दोस्तों के साथ जो कॉमर्स फर्स्ट ग्रेड, जूनियर अकाउंटेंट, लेखा सहायक, आपके कोऑपरेटिव बैंक में जूनियर अकाउंटेंट, आपके नवोदय विद्यालय, आपके यूजीसी नेट, है ना, तमाम कॉमर्स से रिलेटेड जिन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर कर दें ताकि आज का जो सेशन है उनके लिए भी फायदेमंद साबित हो। और जो साथी जुड़ रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि इस परिवार के आप सदस्य बने और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लगातार, है ना, एक लगातार माहौल में आपको लगातार एक सेशन हॉल उपलब्ध करवाया जा रहा है, वो भी कॉमर्स ग्रेड फर्स्ट का, और वो भी निःशुल्क। घर बैठे आप बेहतरीन तैयारी है वो कर सकते हो, ये हमारा मानना है। और अगर आप और हम मिलकर एक बढ़िया टारगेट सेट करेंगे तो निश्चित रूप से 2025 में आपकी जो गजेटेड ऑफिसर है, RES बनने की जो तमन्ना है, जो आपकी हसरत है, जो आपकी इच्छा है, वो पूरी होगी। तो निश्चित रूप से आप जुड़े और लगातार जो जो चीज़ आपको बताई जा रही है उसको आप पढ़ते रहें, उसको समझते रहें और जो भी हो सके अपने हैंड्स नोट भी तैयार करते रहें। फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो, कोई संशय हो तो आप कमेंट जरूर करें। साथ में अपन ने मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर वो भी दे रखे हैं, तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम हर संभव है वो आपकी मदद करेंगे, ये हमारा प्रयास रहेगा। ठीक है साथियों, तो आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट्स के साथ जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब देखो अपन बात करेंगे, एक महत्वपूर्ण पॉइंट आता है आपका आस्तिगत, है ना, एक महत्वपूर्ण है ये आस्तिगत, है ना, आस्तिगत या कह दो या स्थगित कह दो आयगत व्यय, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बहुत से विद्यार्थियों को ये आज तक समझ में नहीं आता है कि ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता क्या है ना। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है कि ऐसा खर्चा जो व्यापार में किया जाता है लेकिन उसका लाभ है वो आगे तक मिलता रहता है। जैसे मैं बात करूं, जैसे प्रारंभिक व्यय, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होता है, मैं बात करूं एडवर्टाइजमेंट, है ना, तो इन सब के क्या है कि इनके लाभ आपने एक बार इनका विज्ञापन करवा दिया, एक बार आपने खर्च कर दिए तो उनका लाभ वो आगे तक कई वर्षों तक आपको मिलता रहता है ना। तो उनको अपन डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में शामिल करते हैं। तो इसमें कौन कौन से हो सकते हैं उस पर अपन चर्चा करेंगे, है ना। देखो, ऐसे आयगत प्रकृति के वे, है ना, ऐसे जो आपके आयगत प्रकृति के वे जिनका लाभ कई वर्षों तक संस्था को प्राप्त होता है, जिसका लाभ क्या होगा कई वर्षों तक, एक वर्ष तक नहीं कई वर्षों तक उनका लाभ है वो संस्था को प्राप्त होता है ना। जो अधिक राशि में व्यय किए जाते हैं उस पर व्यय की राशि कितनी होती है, ज्यादा होती है, मोटी अमाउंट होती है। जैसे विज्ञापन है तो मोटी अमाउंट है,
जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है मोटी अमाउंट है ना। तो ये होते हैं आपके स्थगित आयगत व्यय कहलाते हैं। ये क्या कहलाएंगे? आपके स्थगित डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएंगे। इट्स क्लियर? ये अपने को ध्यान में रखना है, जिनका लाभ क्या होगा? कई वर्षों तक मिलेगा और भारी मात्रा में ये व्यय किया जाता है ना। इसमें कौन कौन सा आता है? इन व्ययों में नए उत्पाद पर भारी विज्ञापन व्यय। नए उत्पाद यानी आपने कोई नया प्रोडक्शन किया है ना, किसी वस्तु की आपने खोज की है कि कोई ऐसा प्रोडक्ट आपने तैयार किया, अब उसको मार्केट में आप बेचना चाहते हैं लेकिन उसको कोई नहीं जानता है, तो अपन क्या करवाएंगे? विज्ञापन करवाएंगे, एडवर्टाइजमेंट करवाएंगे, है ना। विज्ञापन करवाएंगे तो लोग जानेंगे। और विज्ञापन क्या? एक मोटा खर्चा, बड़ी अमाउंट है वो खर्च की जाती है। दूसरा आता है व्यापार प्रारंभ करने के लिए किए गए प्रारंभिक व्यय। जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं वो भी बड़े खर्चे में आते हैं। जब अपन किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट में हमें मोटी अमाउंट है वो खर्च करनी पड़ती है, ज़्यादा पैसे हमें खर्च करने पड़ते हैं, तो वो भी आपका प्रारंभिक व्यय है। किस में आएगा? आपका स्थगित व्यय आएगा। भारी मरम्मत व्यय, है ना। आपने ऐसी कोई मशीन खरीद ली जिसपे मरम्मत का जो रिपेयर का है वो खर्चा ज़्यादा है, तो वो आपका डेफर्ड में आएगा। अनुसंधान व्यय, आप कोई रिसर्च कर रहे हो किसी मार्केटिंग के संबंध में या उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, जैसे मान लो आप जिस वस्तु का प्रोडक्ट कर रहे हो उससे रिलेटेड अपन क्या करते हैं? रिसर्च करते हैं, अनुसंधान करते हैं, तो उस अनुसंधान पर व्यय करते हैं, वो भी आपका स्थगित व्यय में आएगा, है ना, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा। तो ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है कि परीक्षा में पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा व्यय है वो आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में शामिल करेंगे, है ना। तो देखो विज्ञापन नॉर्मली नहीं, भारी विज्ञापन व्यय, है ना। विज्ञापन जैसे 2000 5000 खर्च कर दिए तो वो आपके डेफर्ड में नहीं आएंगे, लेकिन भारी आपने खर्च किया है तो वो आपके डेफर्ड में आएंगे। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, भारी मरम्मत है, अनुसंधान व्यय है, वो आपके डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में शामिल होंगे। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक आपदा के कारण होने वाली असामान्य हानि जैसे भूकंप से भवन है, मशीन है, फर्नीचर है, ये नष्ट हो जाते हैं, तो ये भी आपका किस में आता है? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में इसको शामिल करते हैं। असामान्य अबनॉर्मल कोई लॉस हो जाता है ना, असामान्य कोई हानि हो जाती है तो वो उसमें शामिल करते हैं। ठीक है साथियों, यहां तक क्लियर है? बढ़े आगे, इसको नोट करते हुए चलना है आपको, है ना। आपको क्या करना है? बार बार में इसको लिख लिख के पढ़ के समझ के अभ्यास करोगे तो वो ज्यादा चीज है वो बेटर आपके समझ में भी आएगी और कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो डेफर्ड के बाद, डेफर्ड हो गया, डेफर्ड के बाद देखते हैं आपके पूंजीगत प्राप्तियां। पिछला जो सेशन था उसमें अपन देखा था कि पूंजीगत व्यय क्या होते हैं, है ना। पूंजीगत यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, उस पर अपन ने चर्चा की थी। अब अपन बात कर रहे हैं पूंजीगत प्राप्ति, कैपिटल रिसिप्ट, है ना। तो क्या पूंजीगत कोई प्राप्ति भी होती है निश्चित रूप से। तो वो कौन सी होती है? देखो इसमें जो व्यवसाय में पूंजी के रूप में, ऋण के रूप में और स्थायी संपत्तियों के रूप में विक्रय से प्राप्त होती है ना। जो व्यवसाय में पूंजी के रूप में या तो ऋण के रूप में प्राप्त हो सकती है या स्थायी संपत्तियों की विक्रय से भी प्राप्त हो सकती है ना। यह पूंजीगत प्राप्ति होगी। पूंजीगत एवं ऋण से प्राप्ति व्यवसाय के लिए दायित्व होते हैं, है ना। पूंजी और ऋण, है ना, ऋण से कोई आपको प्राप्ति होती है वो व्यवसाय के लिए क्या होते हैं? दायित्व होते हैं। पूंजी के लिए तो वैसे आप जानते हो कि भाई पृथक अस्तित्व की अवधारणा या व्यवसायिक इकाई की अवधारणा ये कहती है कि व्यापार और व्यापार का स्वामी दोनों अलग अलग हैं, है ना। इसीलिए व्यापार का स्वामी व्यापार में जो पूंजी लेके आता है वो व्यापार के लिए क्या है? दायित्व है। व्यापारी जब भी व्यापार में से कोई राशि निकालेगा तो वो होगा आहरण और उस आहरण पर ब्याज लगेगा, है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। और जब कोई व्यापारी व्यापार में अतिरिक्त पूंजी लाकर देता है तो उसको पूंजी पर ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, है ना। तो इसलिए इसको अलग माना गया है। तो इसलिए क्या कहा गया है कि भाई पूंजी और ऋण से कोई आपको प्राप्ति होती है वो व्यवसाय के लिए क्या है? लायबिलिटीज है, दायित्व है ना। ठीक है, संपत्ति विक्रय, संपत्ति में कमी से आगम प्राप्ति नहीं बल्कि पूंजीगत प्राप्ति होती है। अपन संपत्ति में कमी होती है
है ना। तो संपत्ति से को भाई बेचेंगे तभी तो कमी होगी, और संपत्ति में कमी से आपको क्या होगा, कुछ न कुछ प्राप्त होंगे, पैसे प्राप्त होंगे, है ना। तो वो आपकी आयगत प्राप्ति नहीं होगी, वो कौन सी होगी, पूंजीगत प्राप्ति होगी। यानी बैलेंस शीट की कोई मद जिसको बेचने से अपने को कोई राशि प्राप्त होती है, वो आपकी पूंजीगत प्राप्ति मानी जाएगी। ठीक है, पूंजीगत प्राप्ति से लाभ हानि प्रभावित नहीं होती है। पूंजीगत प्राप्ति है उससे लाभ हानि प्रभावित, यानी P&L पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो मद ही कहाँ की है, असेट्स की है, बैलेंस शीट की मद है, बैलेंस शीट की मद है, तो इसलिए वहां पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बल्कि यह दायित्वों में वृद्धि और संपत्तियों में कमी लाती है। क्या करेगी, दायित्व में वृद्धि आएगी और संपत्ति में कमी आएगी। अतः इन्हें चिट्ठे में ही प्रकट किया जाता है। यानी इसका एडजस्ट कहाँ हो जाएगा, बैलेंस शीट में एडजस्ट हो जाएगा, आगे इसका लाभ हानि पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये होती है आपकी कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल रेवेन्यू, जिसे पूंजीगत प्राप्ति अपन लोग कहेंगे, है ना। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि आपका जो टॉपिक है उसमें एक नाम दे दिया फाइनल अकाउंट, है ना। अब फाइनल अकाउंट दे दिया तो ये थोड़ी है कि भाई सिर्फ फाइनल अकाउंट को ये पूछेगा भाई ये संपत्ति कहाँ आएगी, ये दायित्व कहाँ आएगा, ये कौन सी मद P&L में आएगी, कौन सी ट्रेडिंग में, नहीं, इनके इर्द गिर्द कहीं पे भी कोई क्वेश्चन बनता है तो वो पूछा जा सकता है। तो पूंजीगत प्राप्ति से रिलेटेड अपने को ये पॉइंट वो ध्यान में रखने हैं। ठीक है, आगे देखते हैं आयगत प्राप्ति। जिस प्रकार आयगत आपके व्यय थे उसी प्रकार आपकी आयगत प्राप्ति भी है, जिसे अपने रेवेन्यू रिसिप्ट कहते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट कहते हैं। ठीक है, आयगत प्राप्ति व्यवसाय की सामान्य गतिविधियों के तहत होती है ना। जो आयगत प्राप्ति है वो व्यवसाय की जो सामान्य गतिविधि में मतलब कि भाई आपने कोई स्क्रैप बेच दिया, आपने कोई सामान बेच दिया, कोई छोटा मोटा, उसको बेचने से कोई लाभ हुआ, आपने कोई कमीशन प्राप्त कर लिया, कोई आपने ब्याज प्राप्त कर लिया, है ना, आपने कोई रॉयल्टी प्राप्त कर ली, है ना। इस तरीके से आप कोई प्राप्त करते हो तो वो आपके लिए क्या होती है, आयगत प्राप्ति मानी जाती है। ठीक है, तो ये नॉर्मल से बात यह है कि आयगत प्राप्तियां है वो एक सामान्य जो गतिविधि, रूटीन की गतिविधि होती है उसके साथ प्राप्त होती है, जो माल और सेवाओं के विक्रय से प्राप्त होती है। जो आयगत प्राप्ति है आप क्या होते, माल और सेवाओं के विक्रय से, आपने कोई वस्तु बेची तो उसके बदले में भी आपको कोई न कोई पैसा वो प्राप्त हो रहा है, आपने किसी को सेवाएं दी तो सेवाओं के बदले भी अगर आपको कोई राशि प्राप्त होती है तो वो आपकी आयगत प्राप्ति की श्रेणी में शामिल होती है ना। तो मुख्य रूप से जो वस्तु और सेवाओं के विक्रय से प्राप्त होती है, यह व्यापार एवं लाभ हानि खाते के क्रेडिट पक्ष में लिखी जाती है। जो आपका ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट है, क्योंकि पहले ट्रेडिंग अकाउंट है वो अलग बनता था और P&L अकाउंट है वो अलग बनता था, लेकिन जो नया कंपनी अधिनियम 2013 आ गया ना, तो 13 आने के बाद क्या हुआ, 13 आने के बाद ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट उसको बोलने लगे। क्या बोलने लगे, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, व्यापारिक एवं लाभ हानि खाता। पहले बोलते थे व्यापारिक खाता, फिर लाभ हानि खाता, फिर चिट्ठा यानी बैलेंस शीट, और अब क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट और बैलेंस शीट, लेकिन है वही चीज, सिर्फ नाम में थोड़ा बहुत परिवर्तन किया गया है। तो ये क्या कह रहा है कि आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट है या जो लाभ हानि खाता है उसके क्रेडिट पक्ष में ये मदें लिखी जाती है। जैसे आपने कोई विक्रय किया, माल कोई बेचा तो उसको बेचने से कोई राशि प्राप्त हुई है, विनियोगर पर आपको कोई ब्याज प्राप्त हुआ, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, है ना, विनियोग से आपको कोई ब्याज प्राप्त हुआ, स्थायी जमा पर ब्याज, है ना, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, आपने कोई FD वगैरह करवा रखी है और उनके भाई उनको आपका कोई आपको ब्याज प्राप्त होता है ना, रिसीव्ड डिविडेंड, आप कोई लाभांश है वो प्राप्त करते हो तो वो भी आपकी आयगत प्राप्ति है। प्राप्त किराया, आपने किराया रिसीव्ड किया है ना, प्राप्त बट्टा, आपने कोई बट्टा प्राप्त किया है, प्राप्त कमीशन, आपने कमीशन प्राप्त किया है, अधिकार शुल्क यानी जो रॉयल्टी आपने प्राप्त किया, अधिकार शुल्क की प्राप्ति, फीस की प्राप्ति, आपने किसी को अपनी सेवाएं दी है, उन सेवाओं के बदले आपने किसी प्रकार की फीस है वो अर्जित की है, तो वो भी आपकी इसके अंतर्गत ही आती है। ठीक है साथियों, यहां तक बताओ, देखो किसी के कोई डाउट हो तो, है ना। तो अपन ने चर्चा कर ली आयगत प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति, दोनों पे अपन ने चर्चा कर ली है, क्योंकि पिछला जो सेशन था
उस पे अपन ने बात की थी, जो आपकी पूंजीगत व्यय और आयगत व्यय पे बात की थी। और आज अपन बात करें डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसके अलावा आपकी आयगत प्राप्ति, इसके अलावा आपकी पूंजीगत प्राप्ति, उन पे अपन बातें कर रहे हैं। ठीक है, यहां तक बताओ देखिए किसी कोई डाउट हो तो समझ गए होंगे मेरे हिसाब से कि भाई आयगत प्राप्ति क्या होती है और पूंजीगत प्राप्ति क्या होती है। दोनों ही खास होती है और दोनों से प्रश्न है वो बनने की पूरी पूरी संभावना भी है ना। अपने को तो देखो हर पॉइंट है वो क्लियरिटी के साथ समझना, ताकि कहीं से भी कोई घुमा फिरा के कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट होता है तो उसका रिप्लाई अपन आसानी से दे सके। ये अपना टारगेट होना चाहिए, ये अपना मेन लक्ष्य होना चाहिए। ये चीज अपन कर लेंगे तो निश्चित रूप से अपने को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो हो गई कि भाई विक्रय राशि है, विनियोग पर ब्याज है, स्थायी जमा पर ब्याज है, प्राप्त लाभांश है, आपने किराया प्राप्त किया है, बट्टा प्राप्त किया, कमीशन प्राप्त किया, अधिकार शुल्क की प्राप्ति है, फीस की प्राप्ति है, ये आपकी तमाम आयगत प्राप्तियों में शामिल होंगी। बाकी आगे अपन और डिटेल से चर्चा कर लेंगे, है ना, आप समझ जाओगे। लेकिन फिर भी अपन ने थोड़ी सी चर्चा यहाँ कर ली है। अब आप समझ गए होंगे क्या आपकी आयगत प्राप्ति होती है, क्या आपकी पूंजीगत प्राप्ति होती है, क्या आपके डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, क्या आपके पूंजीगत व्यय होते हैं और क्या आपके आयगत व्यय। ये तमाम जो पॉइंट्स मैंने बोले हैं उसमें आप अब डिफरेंस समझ गए होंगे, ये मैं मानता हूं। और अगर ये बात आप समझ गए तो फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करें यस 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 यस, ताकि हम और जोश और उत्साह के साथ आपको नई नई चीज है वो उपलब्ध कराएं। और विशेषकर कॉमर्स से रिलेटेड, है ना, आपका कोई भी डाउट है वो नहीं, ऐसे आपके मन में नहीं रहना चाहिए, आपके हर डाउट है वो क्लियर होने चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखो पूंजीगत व्यय, है ना, इसके कुछ महत्वपूर्ण जो पॉइंट होते हैं उस पर अपन चर्चा कर लेते हैं। देखो पूंजीगत व्यय होता है, उसकी व्यय की प्रकृति क्या होती है ना, इसके कुछ पॉइंट निर्धारित किए हैं कि व्यय की प्रकृति क्या होती है। तो स्थायी संपत्तियों के क्रय पर किया गया व्यय, इससे, है ना, पूंजीगत व्यय होता है उसमें स्थायी संपत्ति पर क्रय पर किया गया व्यय है वो होता है। इसमें जैसे आपका किराया है, भाड़ा है, स्थापना व्यय है, कमीशन है आदि पूंजीगत व्यय की श्रेणी में आते हैं। स्थायी संपत्ति के क्रय करने पर किया गया व्यय, है ना। आपके मन में होगा कि भाई किराया है, भाड़ा, स्थापना व्यय, कमीशन, अरे ये तो आपके आयगत है, पूंजीगत कब हो गए। लेकिन आपने एक लाइन नहीं पढ़ी, स्थायी संपत्ति के क्रय पर। जब कोई स्थायी संपत्ति अपन खरीदते हैं, है ना, खरीदने से लेकर उन्हें जहां प्रतिस्थापित करते हैं वहां तक का तमाम जो खर्चा होता है ना वो उसकी लागत में ऐड होता है। इसलिए साथियों, है ना, ये भी है ना, जैसे वहां से ले आपने वहां दूर किसी से ऑर्डर दिया तो वह किराया लगा, कोई भाड़ा लगा, उसको एस्टेब्लिशमेंट किया आपने, उसको खरीदने में किसी प्रकार का कमीशन दिया, तो वो उसकी पूंजीगत व्यय में जुड़ेगा, न कि आयगत व्यय में, है ना। अकेला किराया है तो आयगत है, अकेला भाड़ा है तो आयगत है, अकेला कोई स्थापना व्यय तो आयगत है, अकेला कोई कमीशन है तो आयगत है। लेकिन अगर संपत्ति के क्रय के समय ये सारी चीज की गई है तो ये आपके पूंजीगत व्यय में इंक्लूड होंगे। साथियों, ये बात आपको ध्यान में रखनी, ये चीज आपको कंफ्यूज करेगी हर बार, हर विद्यार्थी को कंफ्यूज करती भी है ना। तो ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है। हो गया, व्यय की प्रकृति होगी। दूसरा उद्देश्य कि व्यवसाय हेतु स्थायी संपत्तियों का क्रय करना होता है। पूंजीगत व्यय का उद्देश्य क्या होता है कि भाई व्यवसाय के लिए क्या करेंगे, स्थायी संपत्तियों का क्या करेंगे, क्रय करेंगे, स्थायी संपत्तियों का क्रय करेंगे। व्यवसाय हेतु स्थायी संपत्तियों का क्रय करना उद्देश्य होता है। दूसरा होता है क्षमता, है ना, क्षमता। पूंजीगत व्ययों से लाभ कमाने की क्षमता में वृद्धि होती है। जो पूंजीगत व्यय होते हैं ना उनसे लाभ कमाने की जो क्षमता होती है, एफिशिएंसी होती है, उसमें वृद्धि होती है, इसलिए पूंजीगत व्यय है वो किए जाते हैं। अवधि कितनी होती है, यह जो भी होता है एक लेखा अवधि से अधिक अवधि तक प्रदान करते हैं। यानी इनका जो उद्देश्य होता है, एक अवधि नहीं होता कि लेखांकन की एक अवधि नहीं, एक से अधिक अवधियों के लिए इनका फायदा है वो मिलता है। किसका, पूंजीगत व्यय का। और पूंजीगत व्यय को कहां दिखाते हैं, चिट्ठे में दिखाएंगे, है ना। तो यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि पूंजीगत व्ययों को कहां दिखाते हैं, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग, P&L अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, या इनमें से कोई नहीं। तो अपने को ध्यान में रखना है पूंजीगत व्यय वो चिट्ठे में दिखाए जाते हैं। खाते की प्रकृति,
पूंजीगत व्यय संपत्ति खाते की प्रकृति के होते हैं। संपत्ति खाते क्या बोले तो आपके वस्तुगत खाते की प्रकृति के होते हैं, संपत्ति खाते की प्रकृति के, क्योंकि खातों का वर्गीकरण है वो दो तरीके से होता है। एक तो आपके वस्तुगत, व्यक्तिगत वस्तुगत और नाममात्र, और एक होता है संपत्ति खाते, दायित्व खाते, है ना, पूंजी खाते, आय व लाभ खाते, व्यय और हानि खाते। 5 खाते इस तरीके से भी बांटे हैं। तो ये जो पूंजीगत व्यय होते हैं ना वो आपके संपत्ति खाते की प्रकृति के होते हैं। इट्स मीन्स वस्तुगत खाते की प्रकृति के ये शामिल होते हैं और माने जाते हैं। तो इन पॉइंटों को अपने को ध्यान में रखना है कि भाई पूंजीगत व्यय है वो एक फर्म करती है तो उनके क्या कारण है जिसके कारण उनको खर्च करना पड़ता है। तो उनकी प्रकृति भी हो सकती है, उद्देश्य, क्षमता, अवधि, प्रदर्शन, और कहाँ आप इनको दिखाते हो और कौन सी इसकी प्रकृति है, इन तमाम से रिलेटेड है वो क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है पूंजीगत व्यय से रिलेटेड। ठीक है, बढ़े आगे, आगे देखते हैं। आगे इसी का दूसरा भाई आता है आपका आयगत व्यय। क्या आता है? आयगत व्यय आता है। आयगत व्यय, देखो आयगत व्यय में क्या आता है, किसकी व्यय की प्रकृति क्या है ना। तो व्यापार की चल संपत्तियों के क्रय पर, व्यापार की चल संपत्तियों के क्रय पर किया गया व्यय है वो आयगत व्यय है। चल संपत्तियों, मूवेबल है ना, जो चल सकती है, मूवेबल है, उन पे जो खर्च करते हैं वो आपका आयगत व्यय है, आयगत व्यय की श्रेणी में आता है, आयगत व्यय की श्रेणी में उन्हें शामिल करते हैं, है ना। दूसरा उद्देश्य व्यवसाय के संचालन हेतु, है ना। आयगत व्यय क्यों किया जाता है? व्यवसाय के संचालन के लिए किया जाता है। गाड़ी भाड़ा चुकाना है, किराया चुकाना है, बिजली का बिल है, पानी का बिल है ना, कोई स्टेशनरी का खर्चा है, इस तरीके से ये खर्चा है वो आयगत प्रकृति का है। और उसके लिए जो मुख्य उद्देश्य है खर्च करने का है वो है व्यवसाय के संचालन के लिए। ठीक है, 3 नंबर आता है क्षमता। आयगत व्यय लाभ कमाने हेतु है वो किए जाते हैं, है ना। जबकि पूंजीगत व्यय क्या, पूंजीगत व्यय क्या है? लाभ कमाने की क्षमता में वृद्धि के लिए, है ना, पूंजीगत में वृद्धि के लिए, और ये लाभ कमाने के लिए भी वे है वो किए जाते हैं आयगत। ठीक है, चौथा अवधि। आयगत वे उसी लेखा अवधि यानी 1 वर्ष में लाभ हेतु किए जाते हैं। अवधि क्या होती है इसकी? अवधि पूंजीगत की अवधि होती है आपकी, पूंजीगत की अवधि होती है 1 से लेखा अधिक अवधि तक, और जबकि आयगत की अवधि है वो उसी लेखा यानी 1 वर्ष के लिए लाभ कमाने के लिए किए जाते हैं। 5वां है प्रदर्शन। व्यापार और लाभ हानि खाते में दर्शाए जाते हैं, है ना। जो आपके आयगत व्यय कहाँ दिखाए जाएंगे? ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट में दिखाए जाएंगे। ठीक है, खाते की प्रकृति, तो आयगत व्यय खाते की प्रकृति के होते हैं। व्यय खाता, तो जैसे मैंने आपको खातों का वर्गीकरण बताया था ना, 5 खाते का वर्गीकरण बताया था ना आपको, कौन कौन से? पहला मैंने बताया था संपत्ति खाते, दूसरा है दायित्व खाते, तीसरा है पूंजी खाते, चौथा है आपका आय व लाभ खाते, 5वां है व्यय एवं हानि खाते, है ना। ये खातों का 5 वर्गीकरण है। वैसे तो मैंने बताया था व्यक्तिगत, वस्तुगत और नाममात्र, लेकिन ये भी खातों का वर्गीकरण है कि संपत्ति खाते, दायित्व खाते, पूंजी खाते, आय व लाभ खाते और व्यय और हानि खाते। ये 5 तरीके से वर्गीकरण है वो किया गया है, तो इनमें भी इनको अपन माने सकते हैं। तो परीक्षा में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है ना, कि भाई आय जो गत व्यय है उनके भी क्या खाते होते हैं क्या, है ना। तो उनके भी खाते होते हैं, ये आयगत व्यय खाते की प्रकृति के माने जाते हैं और इनको ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट में दिखाया जाता है। एक लेखांकन अवधि से संबंधित होते हैं, लाभ कमाने हेतु ये किए जाते हैं, व्यवसाय के संचालन के लिए ये व्यय किए जाते हैं और चल संपत्तियों के क्रय के लिए ये व्यय किए जाते हैं। ठीक है, तो ये चर्चा हो गई आपकी आयगत व्यय और पूंजीगत व्यय की एक डिटेल में चर्चा, जिसमें से क्वेश्चन है वो बनते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन है वो आप समझ सकते हो और उनका आंसर है वो रिप्लाई कर सकते हो। हमने प्रयास किया है कि ऐसे ये नोट्स हैं वो आपको एक समराइज रूप में, है ना, बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं पढ़ना पड़े, या डिटेल में जब आप बुक पढ़ो तो फटाफट वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी।
आपको लगना चाहिए कि ये चीज़ तो मैंने पहले ही ऑनलाइन क्लास में पढ़ ली है ना, तो फटाफट आपकी बुक है उसका रिवीजन हो जाएगा। अगर पहली बार जैसे आप बुक पढ़ोगे और ये क्लास आपने नहीं ज्वाइन कर रखी है तो आपके समझ में नहीं आएगा मेरे को क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है ना। और ये ज्वाइन करने के बाद जब आप पढ़ोगे तो निश्चित रूप से आपको लगेगा कि हाँ ये चीज़ तो मेरी क्लियर है। आप जल्दी 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 उस किताब को है वो कंप्लीट कर लोगे और उसके नोट्स है वो भी तैयार कर लोगे। ठीक है साथियों, तो ये एक शानदार और लाजवाब और छोटा सा संक्षिप्त सा सेशन जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। निश्चित रूप से आज का जो सेशन है आपके एग्जाम के लिए एक मील का पत्थर है वो साबित होगा, ऐसी मैं आशा और विश्वास रखता हूँ। अगर आप भी ये सोचते हैं तो आज के इस सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि लगातार हम आपके लेटेस्ट क्लास है वो लेके आए और जो भी आपका फर्स्ट स्टैंडर्ड का मैटर है, कॉमर्स से रिलेटेड जो मैटर है वो हम आपको कंप्लीट करवा सके, क्योंकि आपका सपोर्ट है वो मस्ट है। जितना ज़्यादा आपका सहयोग और स्नेह मिलेगा उतने ही ज़्यादा हम एनर्जेटिक होकर आपके लिए काम करेंगे और आप और हम जो 2025 के लिए सपना देख रहे हैं उस सपने को अपन पूरा करेंगे। ठीक है साथियों, तो आज के सेशन में इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।